क्या टेक्निकल एनालिसिस 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के लिए होता है, या इसके ऊपर हम 10x के रिटर्न्स भी कर सकते हैं? क्या हम इसको 2 साल, 3 साल के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर? ये सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सो लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने कहा है कि सिंपलेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसमें मैंने नेशनल फूड्स के हवाले से बात की थी और ये कहा था कि सिंपल तरीके से आप कौन से स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। उसके बाद ये भी बताया गया था कि अकाउंट कैसे ओपन होगा। आज हम एक स्टेप ऊपर चलते हैं और देखते हैं स्टॉक सिलेक्शन टेक्निकल बेसिस के ऊपर लॉन्ग रन के लिए कैसे होती है। इसको मैंने 3 स्टेप्स पे डिवाइड किया। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद दूसरा पार्ट मेरा है कि कैटलिस्ट, इसके पीछे क्या होगा, ऐसी कौन सी खबर होगी जो इसकी प्राइस को ऊपर लेके जाएगी, और तीसरा उस खबर के ऊपर काम हो भी रहा है या नहीं, ये मुझे फॉलो अप ज़रूर करना है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही फेमस, और ये मैंने पहले भी एक और वीडियो में, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, फ्लाइंग सीमेंट का, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि ये मार्केट साइकिल्स क्या होती हैं। सबसे पहला फेज़ आपका एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, उसके बाद फिर मार्केट बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको हम एडवांसिंग फेज़ कहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आता है और दोबारा से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। ये चार्ट्स के ऊपर तो बहुत बोरिंग लग रहा होगा और इस तरह से लेमैन को समझ भी नहीं आएगी। मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि कोई रियल टाइम स्टोरी सुनाता हूँ आपको। आप में से बहुत से लोग प्रॉपर्टी का काम करते होंगे, बहुत से लोग और कमोडिटी का काम करते होंगे, जैसे चीनी का, आटे का। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सप्लाई को कम कर दिया जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाती है। इस ही स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि वाइकॉफ का मार्केट स्ट्रक्चर है। उसने इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया कि सप्लाई और डिमांड को सामने रखते हुए टेक्निकल्स के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं। इसकी एक और मैं स्टोरी सुना देता हूँ आप लोगों को। एक दफ़ा बहुत ही कोई स्मार्ट या चालाक कह लें बंदा था, वो एक गांव में जाता है और गांव में जाके कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे बंदर ख़रीदने हैं। आसपास करीबी जंगलात थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर थे। गांव वालों ने कहा यार ये तो कोई मसला ही नहीं, हम आपको बहुत ज़्यादा बंदर ला के दे देंगे। सो उसने एक प्राइस रखी, उसने कहा 2,000 रुपये का आप मुझे एक बंदर ला दें। आप अब क्या, गांव वाले शुरू हो गए आसपास से जंगलात से बंदर लाना। वो 3-4 महीने उस बंदे ने वहाँ पे उस गांव में स्टे किया और 2,000 रुपये के हिसाब से वो एक एक बंदर ख़रीदता रहा। वहाँ पे उसने एक बड़ा सा जंगला केज बनाया और उसके अंदर उन बंदरों को कैद करता रहा। कुछ दिन के बाद 3 से 4 महीने जब गुजर गए, जब देखा कि जंगलात में बंदर कम होना शुरू हो गए हैं, उसने क्या किया, उसने प्राइस बढ़ा दी। उसने कहा अब जो लेकर आएगा मैं उसको 4,000 रुपये के हिसाब से एक बंदर उससे ख़रीदूँगा। कुछ दिन के बाद देखा कि जहाँ पे दिन में 10-10 बंदर आते थे, अब दिन में शायद 2 ही आ रहे थे या 3 ही आ रहे थे। उसने कहा कि अब सप्लाई जो है मेरे पास जंगलात से बंदरों की कम हो गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी प्राइस और बढ़ा देता हूँ। अब क्या हुआ, उसने कहा कि गांव वालों को कि 6,000 रुपये का मैं एक बंदर आप लोगों से लूँगा। अब जाहिर है मुश्किल काम हो गया था, गांव वालों को थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना था। वो जंगलात में उन्होंने ना ट्रैप सिस्टम लगा दिया कि किसी तरीके से बंदरों को पकड़ा जा सके। थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। अच्छा जी, कुछ दिन के बाद देखा कि हमने जब 6,000 रुपये भी प्राइस हो गई और जाहिर है अब मुश्किल से काम, अब बंदर मिल रहे थे उसको गांव वालों को। कुछ दिन के बाद उसने क्या किया, उसने और प्राइस बढ़ा दी। अब गांव वाले अपनी जान पे खेल के दरख्तों पे चढ़ के बंदर पकड़ना शुरू हो गए। जब देखा कि 8,000 रुपये में भी उसके पास अब बंदर आने कम हो गए, उस आदमी ने ये देखा कि 5 से 6 महीने के अंदर उसने एक बहुत बड़े केज में बहुत ज़्यादा बंदर जमा कर लिए और जंगलात से अब बंदर जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। अब वो गांव वालों में अनाउंस करता है कि मैं ज़रा शहर के लिए जा रहा हूँ किसी काम से, तो मेरे बिहाफ पे मेरा मैनेजर है, ये आप लोगों से ट्रांजेक्शन्स करेगा। आप लोग 8,000 के हिसाब से इसको बंदर ला के बेच सकते हैं। अब जाहिर है जंगलात में बंदर की शॉर्टेज हो चुकी थी, सप्लाई ख़त्म हो गई, डिमांड बढ़ गई, प्राइस ऊपर चली गई। अब गांव वाले भी परेशान थे, अब कहाँ से लेकर आए भाई, जंगलात में तो बंदर ही ख़त्म हो गए हैं। और जो मैनेजर था, जाहिर है ये एक स्कीम चल रही थी, मैनेजर ने गांव वालों को ऑफ़र की, भाई साहब तो है नहीं, सेठ तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रात को केज खोल दूंगा, एक बंदर आप मुझसे 4,000 रुपये में ले लें और जब साहब आएंगे तो आप उनको दोबारा 8,000 में बेच देना। अब गांव वालों को जाहिर है उन्होंने कहा कि अरे बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड बन सकती है, 4,000 में मैं ख़रीदूंगा, अगले दिन 8,000 का बायर तो ऑलरेडी मेरे पास है। गांव वालों ने भाई अपनी ज़मीनें बेची, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची, जो चीज़ जो जो उनके पास था वो बेच के लाइन में लग के उन्होंने 4,000 रुपये के हिसाब से वो बंदर ख़रीदने शुरू कर दिए। अगले दिन क्या हुआ, सुबह हुई, वो मैनेजर साहब भी गायब,
केज भी पूरा खाली, गांव वालों ने दोबारा वो सारे बंदर 4,000 रुपये में ख़रीद लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली एक्यूमुलेशन फेस दिखाई गई आप लोगों को कि इतने ज़्यादा केज के अंदर बंदर ख़रीदते रहे, आपकी जो डिमांड थी वो क्रिएट की गई। इसका ये मतलब है ये एडवांसिंग फेज़ में गया और आखिर में जाके डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हुआ और फिर दोबारा से मार्केट डाउन। आखिर में क्या हुआ, गांव वालों ने बगैर कोई ज़ाहिर है रिसर्च किए बगैर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बेच दी, अपनी सेविंग्स भी लगा दी और उनके हाथ में एक महंगा बंदर रह गया। यही मार्केट का फिनोमेना, यही मार्केट का स्ट्रक्चर सब जगह यूज़ होता है। कोई सी भी दुनिया की मार्केट हो, कोई सी भी स्टॉक मार्केट हो, कोई सी भी कमोडिटी मार्केट हो, कोई सी भी आप रिटेल जो बिज़नेस कर रहे होते हैं या आप जो होलसेल का बिज़नेस कर रहे होते हैं, सब जगह दुनिया में सारा बिज़नेस मॉडल ही सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। अब इस वाइक ऑफ की मार्केट साइकिल्स को हम जब चार्ट्स पे देखते हैं तो हमें नज़र आ जाता है कि कौन से स्टॉक के ऊपर एक्यूमुलेशन फेज़ चल रहा है, और राइट टाइम वही होता है जब आप एक्यूमुलेशन फेज़ में जाके ख़रीद लेते हैं और उसके बाद फिर जब एडवांसिंग फेज़ में या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ लगने वाला होता है तो टेक्निकल्स आपको पहले से बता देते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो तरीके, जो मैंने आगे दो स्टेप्स रखे हुए थे कि कैटलिस्ट क्या होगा मेरा और उसके बाद मेरी उस कैटलिस्ट के ऊपर काम क्या होगा। अब ये वाली जो मैंने स्कीम बताई बंदरों वाली, या जितनी भी आप प्रॉपर्टी में या फाइलों में देखते होंगे, वो अक्सर पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। लेकिन जब आप स्टॉक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब ये जो दो स्टेप्स हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैटलिस्ट क्या है और उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता चलता है कि रियल ग्रोथ किधर है और रियल काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या बंदरों वाला काम चल रहा है। सो ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि जब भी स्टॉक मार्केट में आते हैं, यूजुअली ऐसे स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं, या ऐसे ज़ाहिर है आप लोग में से बहुत से क्रिप्टो कर रहे होते हैं और आप लोगों ने बहुत सी एग्जांपल्स देखी होंगी। रीसेंट एग्जांपल ट्रम्प कॉइन की थी कि सब ने जाके टॉप पे ख़रीदा और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई और फिर नीचे आना शुरू हो गया। चलें, अब तक तो आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर समझ आ गई होगी कि हमेशा जब भी कोई बाइंग करनी है एक्यूमुलेशन फेज़ या एक्यूमुलेशन फेज़ से जब वो पर्टिकुलर एसेट या स्टॉक बाहर निकल रहा होगा तो एडवांसिंग फेज़ में बाई करना है, ताकि आप टाइमली एंटर होके अच्छे प्रॉफिट्स ले सकें। इसके रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये मेरे पास चार्ट है, GCIL एक कंपनी है। इसके ऊपर 2023 से लेके 2024 के एंड तक बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन फेज़ बनता हुआ हमें नज़र आया। अब ये वो टाइम था जहाँ पे जितने भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आम रिटेलर एक्यूमुलेशन फेज़ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई मार्केट बढ़ रही है, ये नहीं बढ़ रहा, ये कब बढ़ेगा। अच्छा, हमेशा से जब भी आपको लंबे गेंस चाहिए या लंबे प्रॉफिट्स चाहिए या आप 10x के लिए आय कर रहे हैं, सो हमेशा वो वाला स्टॉक पकड़ें जो अपने एक्यूमुलेशन फेज़ से बाहर निकल रहा हो, उस टाइम एंट्री लीजिएगा। अब इसके एग्जांपल ये प्राइम ये थी, एक्यूमुलेशन फेज़ इसका जब ब्रेक हो रहा था इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 5 लाख शेयर्स ख़रीदे इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जैसे ही एक्यूमुलेशन बॉक्स से बाहर निकलना शुरू हो रहा था, मैंने 5 लाख शेयर्स दिए। उस टाइम इंडेक्स जो था 79,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और ये जो शेयर था ये तकरीबन 10 रुपये के करीब था। थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद हमने देखा ये अपने एक्यूमुलेशन फेज़ से बाहर निकला, और एक्यूमुलेशन फेज़ से बाहर निकलने के बाद ये हमारे एडवांसिंग फेज़ में चलना शुरू हो गया। जैसे ही एडवांसिंग फेज़ में चलना शुरू हुआ, टेक्निकली आपको क्या पता चल रहा है, दो चीज़ें पता चल रही हैं। जिसका एक्यूमुलेशन फेज़ बहुत बड़ा है वो बहुत बड़े ट्रेंड में जाएगा। सही है, द बिगर द बेस द हायर इन द स्पेस। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जितनी बड़ी कंसोलिडेशन होगी उतनी बड़ी ये रैली करेगा, उतने बड़े एडवांसिंग फेज़ में जाएगा। टेक्निकली आपने जब ये मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दिया या समझना शुरू कर दिया, सो आप बहुत अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। 2 साल 3 साल में वो आपको इतने अच्छे गेंस दे जाएगा कि आप सारी चीज़ों को बीट कर सकते हैं। इसकी एक प्राइम एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी फ्लाइंग सीमेंट में भी बताई थी। सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर एक्यूमुलेशन फेज़ ब्रेक होने के बाद मैंने उस ट्रेड को पकड़ा और उसको राइड करना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज़, टेक्निकली आप क्या कर सकते हैं, उसको पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका टॉप लगने वाला है, यहाँ से ये थोड़ी बहुत करेक्शंस में या रिट्रेसमेंट में जाएगा। जैसे ही ये बढ़ना शुरू हुआ यहाँ से 10 रुपये से, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस आई। बेयरिश डाइवर्जेंस के ऊपर 19 रुपये के करीब मैंने इसको 5 लाख शेयर्स को बेचा। उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, अगर मैंने 19 पे बेचा तो 16.5 के करीब मुझे दोबारा से 4.5 लाख शेयर मिल गए। और उसकी रीज़न यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस थी। अगेन मैंने क्या किया, मैंने स्मार्टली इस ट्रेड को पिक किया और स्मार्टली इस ट्रेड से एग्जिट लेने के बाद और स्मार्टली दोबारा रिट्रेसमेंट के ऊपर टेक्निकल्स के थ्रू फिर से एंट्री ली है। मैं ट्रेड्स आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। 22
जुलाई 2024 को मैंने 5 लाख शेयर लिए 10 रुपये 30 पैसे पे। उसके बाद मैंने 1 जनवरी 2025 को मैंने तकरीबन 6 महीने रखने के बाद तकरीबन 5 महीने रखने के बाद पैसे मेरे ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे। 19.5 की एवरेज से मैंने इसको सेल किया। उसके कुछ दिन के बाद हिडन बुलिश डाइवर्जेंस पे रिट्रेसमेंट में मैंने दोबारा से 16 रुपये सवा 16 रुपये पे 4.5 लाख शेयर की बाइंग की, और उसके बाद अभी तक ये स्टॉक मेरे पास पड़ा है। सो कुल मिला के 4.5 लाख शेयर की जो मेरी बाइंग एवरेज आई वो 6 रुपये 6 पैसे की थी। आज की डेट में इसकी स्टॉक की प्राइस बताता हूँ मैं आपको, ये 37.22 चल रहा है। ये मेरे पास 4.5 लाख शेयर अभी तक हैं। इसकी वर्थ हो गई है 1 करोड़ 67 लाख रुपए की। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, कंपनी ने मुझे अप्रैल 2025 में, मुझे क्या बल्कि जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको एक और शेयर्स दिए GCWL के नाम से। कंपनी ने डिसीजन लिया इनकी जो एक सब्सिडरी थी उसको डीमर्ज करते हैं। डीमर्ज करने के बाद जो जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको उसके शेयर्स मिल जाएंगे, और तकरीबन 50% के हिसाब से। तो जिसके पास 1 लाख शेयर था उसको 50,000 GCWL के शेयर्स मिलते हैं। मेरे पास 4.5 लाख शेयर्स थे GCIL के, तो मुझे मिले 2,25,000 शेयर्स ऑफ GCWL, इनकी दूसरी कंपनी के, जिसका डीमर्जर हुआ। और मज़े की बात ये, जब वो मार्केट में आए वो 10 रुपये का के हिसाब से थे, और आज की डेट में वो 17 रुपये के करीब चल रहे हैं, और मेरा इसके ऊपर जो वैल्यू चल रही है वो 38 लाख रुपए की है। इसका ये मतलब है कि 38 लाख रुपए का सीधा सीधा सामने साफ़ सुथरा सा प्रॉफिट यहाँ पे था। इसके अलावा कंपनी ने मुझे तकरीबन 2,25,000 या 20,000 के करीब का डिविडेंड दिया। अभी कुछ दिन पहले GCWL ने अपने राइट्स ऑफ़र किए थे, वो मैंने राइट्स मार्केट में बेच दिए, वो तकरीबन 10,000 रुपये के बिके। ये कुल मिला के आज की डेट में जो मेरी 27 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख रुपए से ज़्यादा के करीब बन चुकी है। सही है। ये मैंने सिर्फ ट्रेड आपकी जो पकड़ी एक्यूमुलेशन फेज़, जिसका लंबा फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ था, जिसमें लोग तंग आ जाते हैं, नहीं ख़रीदते। वॉल्यूम्स एक्यूमुलेशन फेज़ के जो हैं वो ड्राइड अप होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। जिस टाइम मैंने ये शेयर्स ख़रीदे थे 5 लाख, वहाँ पे कुल मिला के जो दिन के वॉल्यूम लग रहे थे शेयर के ऊपर वो 1 मिलियन के थे, जिसमें से 5 लाख तो मैंने ख़रीद लिए। इसका ये मतलब है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें। जब एक्यूमुलेशन फेज़ होती है वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई होते हैं। ये एक बड़ी उसकी ज़बरदस्त एग्जांपल है। और कुछ दिन के बाद इसकी जो कैटलिस्ट थी वो आना शुरू हो गई। सो मेरा एक कैटलिस्ट बन गया यहाँ पे कि भाई कंपनी जो है समझे एक्सपेंशन के लिए जा रही है, या एक नया प्लांट लगा रही है जो 2 साल में या 3 साल में जाके कंप्लीट होगा। अब ये खबर आई दिसंबर 2022 में। मैंने स्टॉक ख़रीदा है जुलाई 2024 में, जब एक्यूमुलेशन फेज़ ड्राइड अप हो चुका था और वहाँ से बढ़ने वाला था। रिमेंबर वो स्टोरी जो मैंने सुनाई आप लोगों को, कि जब बिल्कुल आपकी सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है, वॉल्यूम्स ड्राई होते जा रहे हैं, इसका ये मतलब है आपका एक्यूमुलेशन फेज़ कंप्लीट होता जा रहा है। वाइकॉफ का मार्केट स्ट्रक्चर, अगेन मैंने इसकी रियल टाइम एग्जांपल आप लोगों को बंदर वाली स्टोरी से दी। प्राइस बढ़ने लगी है यहाँ पे, क्योंकि ये सारा कुछ कॉर्नर्ड होता चला जा रहा है। और इसके पीछे कैटलिस्ट क्या था कि कंपनी एक्सपेंशन पे जा रही है। जिस टाइम ये न्यूज़ आई दिसंबर 2022 में, उस टाइम जो जल्दी जिनको अमीर होना होता है वो शायद इसके पीछे चले जाते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई प्लांट लगने में अभी 2 साल या 3 साल हैं। जब प्लांट करीब आने वाला हो, एक्सपेंशंस करीब होने वाली हो, कंप्लीट होने वाली हो, फिर उसका टाइम आता है कि ये अब बढ़ सकता है, इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा लेमैन लैंग्वेज में, जब भी एक बिज़नेस या एक कंपनी नए प्लांट की तरफ जाती है, नए एक्सपेंशंस की तरफ जाती है, इसका ये मतलब है वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। जहाँ पे वो 4 रुपए की सेल कर रहे थे, अब शायद वो 8 रुपए की करें या 10 रुपए की करें। जाहिर है उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। ठीक है। यही एग्जांपल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो फ्लाइंग सीमेंट में भी दी थी, और उसके बाद एक और वीडियो नेशनल फूड्स की दी थी, वहाँ पे भी दी थी। सो मेरा कैटलिस्ट हमेशा ये होता है कि मैं देखूं कि कंपनी क्या ग्रोथ की तरफ जा रही है, एक्सपेंशंस की तरफ जा रही है, रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है या नहीं। दिसंबर 2022 में ये खबर आने के बाद फिर नवंबर 2024 में, रिमेंबर मैंने जुलाई में लिया है, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने स्टॉक नहीं बढ़ा, बिल्कुल साइडवेज रहा, डल वॉल्यूम्स रहे, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। नवंबर 2024 में इनकी खबर आती है कि भाई हमारा प्लांट ऑपरेशनल हो चुका है, और ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने फिर एक और ख़बर दी कि भाई हमारा LPG स्टोरेज का भी प्लांट हम लगाने लगे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि कंपनी एक और वेंचर की तरफ जा रही है, एक और काम की तरफ जा रही है। फिर 27 नवंबर को इस कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो मार्केट से शेयर्स ख़रीदते हैं। अगेन इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, ये सारी मेरी प्राइस को बढ़ा रही हैं। फिर इसके बाद
फिर क्या होता है आगे जाके ये तकरीबन अक्टूबर 29 2024 को ये कहते हैं कि भाई जो हमारी जो सब्सिडरी है GCW, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल क्या दी, बताया आप लोगों को इसके मुझे स्टॉक्स मिले। क्यों मिले? क्योंकि कंपनी ने के बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हम इसको एक सेपरेट एंटिटी बना देते हैं और इसका डीमर्जर कर देते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जब वो शेयर्स मार्केट में आए वो मुझे फ्री में मिले, यानी कि GCIL ने कमाऊ पूत बच्चा मुझे दे दिया, जिसका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और उसकी वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है। इसका क्या मतलब हुआ, GCIL की भी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, इसी तरीके से और कैटलिस्ट क्या हुआ, अभी जनवरी 30 को 2026 इसी साल में ये खबर देते हैं कि भाई ये कंपनी है CPX, जो कि यूके का ब्रांड है और तकरीबन ये 100 कंट्रीज़ में काम कर रहा है और 90% जो इनका स्टेक है वो यूके में सारी मार्केट को ये कवर करते हैं। उनके साथ मिल के ये कोई काम करने लगे, अगेन ये एक और अच्छा साइन था, प्राइस और बढ़ना शुरू हो गई। फिर उसके बाद एक और बड़ी खबर आती है 1 अप्रैल 2026 को कि ये मारी पेट्रोलियम के साथ मिलके एक कंपनी बनाते हैं जिसमें इनका स्टेक 49% है, मारी का 51% है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। अभी तक वो कंपनी शायद ऑपरेशनल नहीं हुई। इसका ये मतलब है कि अभी तक भी इसके कंपनी के अंदर GCIL के अंदर आपके पोटेंशियल कैटलिस्ट हैं जो फंडामेंटल स्टोरीज बिल्ड कर रहे हैं। और अगेन प्राइस बढ़ना शुरू हो गई, दोबारा से 25 रुपये से 37 रुपये हो गया। फिर आगे चलते हैं हम, फिर उसके बाद 30 जून को कहते हैं कि हमारा OGDC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, 1.5 अरब से 2 अरब रुपए का रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। सो इन सारी खबरों की वजह से प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। सो आसान लफ्ज़ों में आपने ये देखना है कि मार्केट जो है वो साइकिल के कौन से फेज़ में है, आपकी एक्यूमुलेशन फेज़ में है या एडवांसिंग फेज़ में है। मैंने इस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं हमेशा से, और मैं हमेशा से यही स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए आया हूँ कि मार्केट में कब एक्यूमुलेशन फेज़ है, कब एडवांसिंग फेज़ है। एक्यूमुलेशन फेज़ के पीछे मेरे कैटलिस्ट क्या कुछ हो सकते हैं, कंपनी कोई राइट्स दे रही है एक्सपेंशन के लिए, कंपनी कोई सोलर प्लांट लगा रही है, कंपनी अपनी कोई कॉस्ट कटिंग स्कीम लाने लगी है, कोई पॉलिसी लाने लगी है, क्या कंपनी की मैनेजमेंट इनसाइडर ट्रांजैक्शन कर रही है, यानी कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक कर रही है या नहीं कर रही, कंपनी एक्सपेंशन पे जा रही है, उसकी ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। सो ये सारे कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, और इसके ऊपर फिर नज़र रखना भी ज़रूरी है। मैंने एग्जांपल्स दी फ्लाइंग सीमेंट की, अगेन वो कंपनी एक्सपेंशन प्लांट नया लगा रही थी और उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन PSX की वेबसाइट से, सरमाया की वेबसाइट से आपको इजीली मिल सकते हैं कि कंपनी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है जिसके आगे आसान लफ्ज़ों में लिखा हो कि वी आर प्लीज टू अनाउंस या अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इसके हिसाब से भी आप लोग कंपनी को सर्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस टाइम ये अभी तक भी GCIL का टॉप नहीं है, क्योंकि इसकी अच्छी खबरें एज अ कैटलिस्ट आ रही हैं। टेक्निकल्स के ऊपर अभी तक इसकी कोई डाइवर्जेंस नहीं बनी, 37 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। और ये जो इसका वेंचर है मारी के साथ, OGDCL के साथ, ये बहुत बड़े नाम हैं जो इस कंपनी को मेरे ख्याल में और ऊपर लेके जा सकते हैं। मेरी इस ट्रेड के ऊपर साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ इस दौरान में 2025 अप्रैल में US टैरिफ की वजह से स्टॉक प्राइस सारी दुनिया की नीचे आई थी, ये भी नीचे आया काफ़ी ज़्यादा। फिर हमने देखा पाक इंडिया वॉर पे ये अगेन बहुत नीचे आया। फिर उसके बाद हमने ये देखा अभी जो US ईरान वॉर चल रही थी, ये 37 रुपये से 25 रुपये हुआ। मैंने अपने शेयर्स नहीं बेचे, क्यों? क्योंकि मेरी जो बाइंग है वो 6 रुपये की है और मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में हूँ। मैंने तकरीबन 9.5x रिटर्न्स किए हैं इसके ऊपर, जबकि स्टॉक मार्केट जो है वो मेरे ख्याल में जिस टाइम ये मैंने स्टॉक ख़रीदा 79,000 पे थी, आज 180 के करीब है। सो मार्केट ने 2.5x रिटर्न्स दिए। सो जो मेरा स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी है वो बहुत सिंपल है। मैं कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स इसके नहीं देख रहा, मैं सिर्फ कैटलिस्ट देख रहा हूँ और मैं सिर्फ टेक्निकल्स का मार्केट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कि कौन से फेज़ में है। अच्छा, अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि जब ये बढ़ गया तो आप क्यों बता रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको एपिसोड 16 बुल्स एंड बेयर्स में कवर किया, एपिसोड 25 में जो 22 मार्च 2025 को आई उस टाइम मैंने और अमान ने इसको कवर किया, एपिसोड 48 में 17 अक्टूबर 2025 को कवर किया गया, एपिसोड 54 में 28 नवंबर 2025 को बुल्स एंड बेयर्स वाला जो शो आ रहा था उसमें बार बार बताते गए। इसी तरीके से जो कंपनी के शेयर्स दूसरे मुझे मिले GCWL का, उसके बारे में हमने एपिसोड 36 में डिस्कस किया 5 जुलाई 2025 को, एपिसोड 61 38 जून
30 जनवरी 2026। ये सारा कुछ हम पब्लिकली मैं बताता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा और इसके ऊपर एडवांसिंग फेज़ चल रहा है, इस पे एंट्री ली जा सकती है। 16 रुपये पे भी बताया, 19 रुपये पे भी बताया और इसके टारगेट्स हमने 40 प्लस के भी रखे हुए थे। अब तो बुल्स एंड बेयर्स ख़त्म हो चुका है, ज़ाहिर है आप लोग बहुत मिस करेंगे उसको ठीक है, बहुत बेहतरीन शो था। ज़ाहिर है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब उसको हम कंटिन्यू कर सकें, लेकिन मैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के ऊपर एक्टिव हूँ और ये जो GCIL का शेयर है, जिस टाइम मैंने 2 साल पहले ख़रीदा था, ये मैंने अपनी कम्युनिटी में भी आके इन सब को बताया था कि भाई GCIL भी एक्यूमुलेट करें, फ्लाइंग सीमेंट भी एक्यूमुलेट करें। मैं कम्युनिटी में आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें 16-12 के ऊपर इथीरियम की बाय कॉल दी हुई है। इसी तरीके से जुलाई के बारे में बताया हुआ है कि गोल्ड बढ़ जाएगा और जो कि बढ़ना शुरू हो गया, सिल्वर बढ़ना शुरू हो गया, नैस्डैक बढ़ना शुरू हो गया। ना सिर्फ ये, मैं अपनी ट्रेड्स भी यहाँ पे आके दिखा रहा हूँ। मैं कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका हूँ और मैं एक कम्युनिटी में ही एक्टिव रहूँगा। और मज़े की बात यह है कि मेरे पास अब अच्छा टाइम है कि मैं कम्युनिटी को आगे लेके चलूँ और डेली बेसिस के ऊपर मैं अपनी कॉल्स भी बता रहा होता हूँ, अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो भी शेयर कर रहा होता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब और ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं नहीं लूँगा। ये जो मेरा ट्रेनिंग आ रही है ये बिल्कुल लास्ट है पब्लिक के लिए, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अगर आप मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है ये आपके लिए आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे कम्युनिटी का पार्ट बने और मेरे साथ ट्रेड्स करें और इस तरह की कॉल्स को भी पिक कर सकते हैं। सो टेक्निकली ना सिर्फ आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर सकते हैं, जो कि मैंने इसमें दिखाया भी। एक दफ़ा मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड करके अपनी एवरेज को कट डाउन किया, टेक्निकली मैंने बहुत स्मार्ट प्ले किया और उसके बाद मैंने एडवांसिंग फेज़ को प्रॉपर राइड करते हुए आ रहा हूँ और अभी तक मैं राइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक उस मार्केट स्ट्रक्चर को समझता हूँ कि किस टाइम मैंने एंट्री लेनी है। ये सिर्फ टेक्निकल ही पॉसिबल है जब आपको पता चल रहा हो कि वॉल्यूम्स ड्राइड हैं, एक्यूमुलेशन फेज़ है और उसके पीछे क्या कैटलिस्ट है। अगर आपको कैटलिस्ट और फंडामेंटल की कोई नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कंपनी ऑपरेशनल है या नहीं और जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं क्या वो ऑथेंटिक हैं, क्या वो उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है, वो टेक्निकल्स के चार्ट्स के ऊपर एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती है और प्राइस जो है वो तेज़ी से ऊपर जाना शुरू कर देती है। सो मुझे उम्मीद है ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब आप लोग भी जाएं, इसके ऊपर काम करें, देखें कि इन स्टॉक्स के ऊपर एक्सपेंशंस या कोई रिस्ट्रक्चरिंग प्लान चल रहे हों या कंपनी ने कोई राइट्स दिए हुए हों या कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा हो और उसके अलावा टेक्निकली या तो एक्यूमुलेशन फेज़ में हो या एडवांसिंग फेज़ में हो। इसके अलावा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ज़ाहिर है इतनी दफ़ा ये स्टॉक नीचे आया, जब भी ये स्टॉक नीचे आता है तो आप लोग को पैनिक नहीं करना। अगर तो वो एडवांसिंग फेज़ में चल रहा होता है तो डेफिनेटली इसने फिर ऊपर ही जाना है। ज़ाहिर है स्ट्रेट अप मार्केट्स नहीं जाती, मार्केट जो है वो विगल्स की शक्ल में जाती हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए। बहुत से लोग हायर लोज के ऊपर आके परेशान हो जाते हैं कि क्यों नीचे आ रहा है। वहीं पे आपको और ख़रीदना है और इसी तरीके से पूरे ट्रेंड को राइड करना है और आप भी इस तरह के 10x कर सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।